दोस्तों नमस्ते। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं और मैंने पहले विचार किया था कि ये राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो मत हैं, मत की क्लास का मैं एक ही क्लास में करवा दूं, परंतु एक ही क्लास में मुझे पर्सन पूरे बैठे नहीं थे, इसलिए इसकी दो क्लास रहेगी। पहली क्लास आज है और कल इस टॉपिक को मैं पूरा करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। आपको कहीं भी, आपको किसी भी एग्जाम में जाना, 1% यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, चाहे इनकी अग्नि कुंड के द्वारा उत्पत्ति हो, चाहे ब्राह्मणों के द्वारा उत्पत्ति हो, बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं और कुछ प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। आप समझने का प्रयास करना, प्रश्नों को मैंने अच्छी तरह से बनाया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर पूरा हो जाए। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में आज पहली क्लास है और इससे पहले मैंने 3 टॉपिक करवा दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास से देखना शुरू किया ना, मुझे नहीं लगता कि उसके राजस्थान इतिहास में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली। ठीक है, आप प्रश्नों को समझना, प्रश्नों का लेवल देखना। कुछ प्रश्न मैंने बेसिक रूप से डाले। ठीक है, राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है? ठीक है, हम एक मोटे तौर पर हम काल के रूप में देखते हैं, तो हम काल में देखते हैं कि हर्षवर्धन। ठीक है, अब हर्षवर्धन का जैसे ही पतन होता है, हर्षवर्धन का क्या होता है, जैसे ही पतन होता है, तो पतन होने के बाद ही पूर्वी भारत का हम कह सकते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी भारत में लगभग हमें एक राजपूत काल मिलता है। राजपूत काल हमें मिलता है। तो हर्षवर्धन की समाप्ति होती है लगभग 645 ईस्वी में, लगभग हर्षवर्धन का हमें समय मिलता है। उसके बाद हम मानते हैं कि सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में मिलता है, तो हमें मिलता है 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो आपको बेसिक रूप से ये चीज समझनी है। राजपूत युग कोई सिर्फ हमारे राजस्थान में नहीं था, सिर्फ राजस्थान में नहीं था कि ऐसे नहीं है कि गुर्जर पड़तियार पढ़ लिए, गुहिल पढ़ लिए, मेवाड़ वाले पढ़ लिए, बारवाड़ा पढ़ लिए, परंतु वो ही नहीं है। ठीक है ना, उनके अलावा भी भारत में चालुक्य थे, भारत में पल्लव थे, भारत के और भी बहुत सारे शासक थे। तो वो उसको कंप्लीट युग को हम उसका नाम देते हैं, राजपूत युग नाम देते हैं। और राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी मानते हैं, तो 7वीं शताब्दी में मानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये काल शुरू होता है। ठीक है, तो आपको ये दिमाग ना, देखो हर्षवर्धन का साम्राज्य बड़ा था और उसकी मृत्यु के साथ ही उसके जो छोटे छोटे राजवंश थे अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे थे। ठीक है, तो आप बेसिक रूप से इस प्रश्न को समझना। ठीक है, एक प्रश्न मैंने और ऐड किया है बेसिक रूप से समझने के लिए कि सामान्यतः राजपूत काल को हम पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। याद रखो, राजपूत काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। और ये टॉपिक कंप्लीट स्कूल वैज्ञता में ये लगता है। ठीक है ना, पूर्व मध्य काल की प्रणालियां, पूर्व मध्य काल की संस्कृति। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट लगता है। तो राजपूत काल को हम मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि वो है 700 ईस्वी से 12वीं शताब्दी। ठीक है, 700 ईस्वी से 12वीं ईस्वी तक के काल को हम मान सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। ठीक है, गोरी का आक्रमण होता है, तराइन का हम युद्ध देखते हैं। ठीक है, तराइन का युद्ध देखते हैं, तराइन के युद्ध तक के हम काल को, क्योंकि मोहम्मद गोरी के विजय के बाद तराइन में पृथ्वीराज का जब पतन हो गया था, बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी। ठीक है, बाद में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई, फिर आता है सल्तनत काल। ठीक है, तो ये चीजें हैं और सामान्यतः हम राजपूत काल को मानते हैं कि 700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम मानते हैं राजपूत काल। ठीक है, ये दो बेसिक प्रश्न है, इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। 7वीं शताब्दी से शुरू होता है और 12वीं शताब्दी तक खत्म हो जाता है, लगभग इस काल को मानते हैं। फिर 1191-92 में पृथ्वीराज की हार हो जाती। ठीक है, अब कुछ प्रश्न अच्छे हैं, समझना आपका इस चीजों का। एक कथन ही है कि किसके अनुसार राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, ये कथन है, याद रखना ये कथन है। तो हम जैसे अभी मैंने आपको प्रश्न बताया
कि राजपूत शब्द का प्रयोग हमें मिलता है 7वीं शताब्दी, ठीक है, 7वीं शताब्दी। परंतु ये कथन क्या कहता है कि इस शब्द का कोई प्रयोग नया प्रयोग नहीं है। इस शब्द का प्रयोग हम कहते हैं कि पाणिनि की अष्टधाई में मिलता है, ठीक है ना, अष्टधाई में मिलता है। और फिर हम कहते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज मिलती है, शब्द मिलता है। तो ये कथन किसका है कि प्रयोग नया नहीं है, इससे पहले भी हम राजपूत शब्द का प्रयोग करते थे। राजपूत मतलब हम कहते थे कि राजा का पुत्र, ये शब्द भी हमें प्रयोग में मिलता था, ठीक है। तो ये कथन किसका है, ये हरिश्चंद्र गौरीशंकर ओझा का यह कथन है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हम प्रयोग में काम में लेते थे। पतंजलि के महाभाष्य में, पाणिनि की अष्टधाई में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम इन शब्द का प्रयोग पाते हैं, ठीक है। तो ये कोई नया शब्द नहीं है। ये कथन किसके अनुसार कहा गया है, गौरीशंकर ओझा के अनुसार ये कथन कहा गया। तो आप ये लाइन दिमाग में जरूर रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अब देखो पहला मत आता है अग्निकुंड का। हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहला हम मत पढ़ते हैं अग्निकुंड का, ठीक है। अग्निकुंड कह सकते हो या फिर कह सकते हो अग्निवंशी, ठीक है ना। अग्निवंशी भी नाम मिल जाए ना तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। और अग्निकुंड से जो उत्पन्न वंश हुए हैं उन्हें ही अग्निवंशीय कहा गया है। तो आप ये थोड़ा दिमाग में जरूर रखना। उत्पन्न का मत का उल्लेख करने वाला कौन सा स्रोत नहीं है, कौन सा स्रोत नहीं है। अगर आपने मेरी पहली क्लास से आपको देखा होगा तो मैंने वहाँ टॉपिक करवाया था शिलालेखों का। वो शिलालेखों में मैंने आपको चीज करवाई थी, अगर वो चीजें आपको याद है तो आगे प्रश्न आएंगे बहुत सारे। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, इसका लेखक है चंद्र बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई। अब अग्निकुंड का मत का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो का उल्लेख है। आप स्टार लगा के अपने कॉपी में नोट कर लेना कि अग्निकुंड उत्पत्ति का सर्वप्रथम मत कहाँ मिलता है, वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है और वो चंद्र बरदाई की रचना है, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख, अब मैंने प्रश्न इसलिए बनाया है, आप बार बार ये गलती करते हो। बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि वासुदेव, चौहान वंश का वासुदेव को वस्त्र गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। ये चीज आपको इस शिलालेख में मिलेगी, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अग्निकुंड का मत को उल्लेख करने वाला स्रोत नहीं पूछ रहा है। तो बिजोलिया शिलालेख क्या हो जाएगा, बिजोलिया शिलालेख कहता है कि चौहान वंश का वासुदेव वस्त्र गोत्र का ब्राह्मण था, ठीक है। तो ब्राह्मण मत का उल्लेख करने वाला कौन सा स्रोत है, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण भी ये उल्लेख करता है। मोहनोद नैन्सी, ये नैन्सी है, मोहनोद नैन्सी भी अग्निकुंड के मत का समर्थन करता है। तो आपको यहाँ रखना है पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण उल्लेख करता है, मोहनोद नैन्सी ये दोनों क्या करते हैं, इसका करते हैं समर्थन, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न बना था स्कूल लेक्चरर में, तब विद्यार्थियों की हालत खराब हो गई थी। प्रश्न था कि कौन सा मत ब्राह्मण मत को स्वीकार, कौन सा व्यक्ति ब्राह्मण मत को स्वीकार नहीं करता। तो मैंने ऐसे प्रश्न बनाए हैं ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। शानदार प्रश्न है, अपनी कॉपी में स्टार लगा के ये चीजें नोट कर लेना। पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोद नैन्सी। बिजोलिया शिलालेख राजपूतों को कहता है कि ये वस्त्र गोत्र के ब्राह्मण थे, ठीक है। बेस्ट प्रश्न। पहला प्रश्न देखो, अग्निकुंड से उत्पन्न 4 योद्धाओं में से कौन शामिल नहीं है, ठीक है। अब अग्निकुंड में पृथ्वीराज रासो में हमें उल्लेख मिलता है कि आबू में, ठीक है, आबू में ऋषि, उस ऋषि का मुझे नाम याद नहीं, ऋषि क्या करता है, यज्ञ करता है और उस यज्ञ में 4 जातियां प्रकट होती। पहले तो 3 जातियां प्रकट होती है और वो 3 भी अपना वर्चस्व रखने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। तो फिर से उन्होंने यज्ञ किया और 4 जातियों को उन्होंने
उल्लेख किया कि इन 4 जातियों का अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब देखो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चौहान को चहमान भी कहते हैं, चहमान भी नाम आता है। पल्लव, पल्लव का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाली 4 जातियों का हमें उल्लेख मिलता है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। चौहान की जगह चहमान भी आ जाए तो भी आप दिमाग में जरूर रखना। कहते हैं कि विशिष्ट ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया था, ये यज्ञ किया था। यज्ञ से इन्होंने 3 जातियां पहले उत्पन्न की थी, और परंतु वो 3 जातियां सक्षम नहीं होने के कारण चौथी जाति, याद रखना, ये पहले 3 उत्पन्न हुई थी, फिर बाद में चौहान या चहमान को उत्पन्न किया था, हमें ऐसा मत मिलता है। ठीक है, तो पल्लव का कोई उल्लेख नहीं है। आप ये चीज भी जरूर दिमाग में रखना, कंफ्यूजन के लिए प्रश्न कर सकता है ना, तो आप ये दिमाग में जरूर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक और प्रश्न देख लो, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में बन चुका है। ठीक है ना, चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। आगे मैंने और भी प्रश्न बनाए हैं, लगभग मैं 25 प्रश्न इस टॉपिक के आपको तैयार कराऊंगा, एक भी प्रश्न कहीं एग्जाम बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न तो बहुत कॉमन प्रश्न है और बहुत बार ये परीक्षाओं में आ चुका है कि पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, हमें याद रखना है कौन सा मत उत्पन्न करते हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न। ठीक है, कहते हैं कि राजपूतों का उत्पत्ति कहाँ से होती है, अग्निकुंड से। इनको कहते हैं अग्निवंशी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, अग्निवंशीय भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कितनी शाखाओं का उल्लेख करता है, तो वो उल्लेख है 36 शाखाओं का। याद रखना, आगे और प्रश्न आएंगे कंफ्यूजन वाले, वहां मैं आपको बताऊंगा कि मोहनोलैंड से कितनी शाखाओं का उल्लेख करता है, वो चीज आगे आपको क्लियर करूंगा। आपको इतना याद रखना है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, बेस्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, अग्निकुंड से उत्पन्न के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करने वाले व्यक्तियों में शामिल नहीं है। अब देखो, ऐसा प्रश्न भी बनता है कि कौन से विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते, ऐसा प्रश्न बना था, तो आपको यहाँ आपको नोट कर लेना है, इससे बाहर फिर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, कि अग्निकुंड से उत्पन्न वाले का तो मैंने बता दिया आपको कि पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई आप याद रह जाओगे, मोहनोत नैंसी। ठीक है, नैंसी, मोहनोत नैंसी, और कौन था, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, अब ये तो क्या करते हैं, ये करते हैं स्वीकार, ये अग्निकुंड मत को स्वीकार करते हैं, परंतु अब स्वीकार नहीं करने वाला पूछ रहा है तो शामिल नहीं है। ठीक है, दशरथ शर्मा बिल्कुल ये कहता है कि ये तो कोई मतलब नहीं है, उसमें ऐसा ही लिखा है, अपना अपना मत देते हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करते। ईश्वरी प्रसाद ये भी स्वीकार नहीं करता है, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ये भी स्वीकार नहीं करता है, सीवी वेद ये भी स्वीकार नहीं करता है, परंतु वीएस स्मिथ का हमें कोई इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। तो अग्निकुंड मत को स्वीकार नहीं करने वाले व्यक्ति कौन है, ये 4 व्यक्ति हैं। ठीक है ना, आगे इनके भी मैं प्रश्न बनाऊंगा कि ये किस मत का समर्थन करते हैं, आगे प्रश्न भी मैं आपको बनाऊंगा। इतना याद रखना है, स्वीकार करने वाले पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, मोहनोत नैंसी, सूर्यमल मिश्रण, अग्निकुंड के मत को स्वीकार, और स्वीकार नहीं करने वाले ऐसा कह सकते हैं कि खंडन करने वाले, खंडन करने वाले, ये भी नाम हम दे सकते हैं। तो दशरथ शर्मा, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और सीवी वेद। ठीक है, स्मिथ का, हमें स्मिथ के आगे प्रश्न आएगा कि स्मिथ ने क्या अपना मत दिया है इनकी उत्पत्ति के, कंप्लीट करूंगा, मस्त रहो ना। अब देखो, राजपूत को ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रमाण मिलता है। ठीक है, यह बेहद शानदार प्रश्न है, मैंने आपको अग्निकुंड का बता दिया है, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आपने वो चीजें पढ़ ली। अब दूसरा मत है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत के प्रमाण मिलते हैं, तो डॉक्टर भंडारकर,
गोपीनाथ शर्मा, मंडोर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और पिंगल सूत्रकृति, इन सभी के अनुसार राजपूत क्या थे? इन सभी के अनुसार राजपूत क्या थे? राजपूत क्या थे? ब्राह्मणों से उत्पत्ति हम मानते हैं, ठीक है ना, उत्पत्ति मत, ठीक है। राजपूत और ब्राह्मण उत्पत्ति मत को मानने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, मंडोर शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है जो कहता है कि वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण, राजपूतों को कहता है कि वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। पिंगल सूत्रकृति, तो इन पांचों ने ही ब्राह्मण मत को स्वीकार किया है, यह अपनी कॉपी में आप नोट कर लेना, ठीक है। ये देखो, गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को किस जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया, ठीक है ना। गोपीनाथ शर्मा भी ब्राह्मण मत को स्वीकार करता है, ये मैंने आपको बात बता दी, परंतु गोपीनाथ शर्मा कहता है कि एक जाति है, उस जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त के ये वंशज माने जाते, तो वो जाति कौन सी है? वो नागर जाति। याद रखना, स्टार लगा कर अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज गुहिलों को बताया गया है, तो वो किस जाति का बताया गया है? वो नागर जाति का बताया गया है, और बताने वाला व्यक्ति कौन था? वो गोपीनाथ शर्मा था, ठीक है। ये थोड़ा सबसे कठिन प्रश्न हो सकता है, परंतु आपको जब हम पढ़ ही रहे ना, जब वही वो चीज हम पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़ें, क्या पता कोई प्रश्न बन जाए, है ना। अगला प्रश्न देखो, सर्वप्रथम ब्राह्मण मत को स्वीकार करने वाला कौन सा व्यक्ति था? सर्वप्रथम ब्राह्मण मत को स्वीकार करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति था गौरीशंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड, गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा सर्वप्रथम इसने कहा कि ये जो राजपूत हैं उनके उत्पत्ति हमें ब्राह्मण से मानते हैं, और ये स्रोत बताता है। ये डॉक्टर भंडारकर कहता है स्रोत क्या है? बिजोलिया शिलालेख। स्रोत क्या देता है कि बिजोलिया शिलालेख में जो उल्लेख मिलता है ना वस्त्र गोत्र ब्राह्मण का, गुहिलों को अजमेर के चौहानों को वस्त्र गोत्र के ब्राह्मण बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है, तो उसी को स्रोत के आधार पर सर्वप्रथम ये मत अपना प्रस्तुत करता है कि राजपूत उत्पत्ति ब्राह्मणों से होती, ठीक है। तो भंडारकर भी याद रखना, बिजोलिया शिलालेख भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है अजमेर और मेवाड़ के चौहानों की जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। एक सारणी ऐड की है मैंने, आप थोड़े समझने का प्रयास करना कंप्लीट। ये इस पूरी क्लास का ये सार है, और 10 प्रश्न ही मैंने बनाए हैं, और 10 प्रश्न में आपको कल 10 या 12 प्रश्न में आपको कल की क्लास में हल करवा दूंगा, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इतना ही पढ़ लोगे ना तो भी पर्याप्त है, ठीक है। अग्निकुंड से उत्पन्न, देखो मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा हो शायद, ठीक है। देखो अग्निकुंड से उत्पन्न पृथ्वीराज रासो, भाटो ने, मोहनो नेसी और सूर्यमल मिश्र, ठीक है। अब ब्राह्मणों से उत्पत्ति देखना, भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, मंडोर शिलालेख, पिंगल स्कृति और बिजोलिया शिलालेख, ठीक है। विदेशियों की संतान कहता है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। अब ये तो दो, एक अग्निकुंड से हो गया, एक ब्राह्मण से हो गया। तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ना है, सबसे बेस्ट विकल्प है कि आप तुलनात्मक रूप से इन चीजों को पढ़ें, ठीक है। विदेशियों की संतान कहता है कर्नल जेम्स टोड, उसका मैं अलग से प्रश्न बनाऊंगा, आपको कंप्लीट वहां चीजें ये करवाऊंगा, ठीक है। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, ये भी मत बहुत उपयोगी मत है, आप स्टार लगा के इस चीज को आप नोट करना अपनी कॉपी में कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का उल्लेख कौन करते हैं? अग्निपुराण, दशरथ शर्मा, हर्षनाथ शिलालेख, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। ये चीजें आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ये चीजें भी नोट कर लेनी है। अग्निकुंड, ब्राह्मण का मत और सूर्यवंशी या चंद्रवंशी का मत, ठीक है। अब आता है वैदिक आर्यों की संतान।
भी राजपूतों को हम कुछ विद्वान कहते हैं कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। तो मनुस्मृति, गौरीशंकर ओझा और सीवी वेद ये इसको स्वीकार करते हैं। और राजपूतों को उत्पत्ति कुषाणों से मानने वाला था विलियम क्रुक, ठीक है। हूण से मानने वाला था V.A. स्मिथ, और मिश्रित कहता है D.P. चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी PDF आपको आराम से मिल जाएगी, अपनी कॉपी में आराम से आप नोट्स कर लेना। और ये चीज़ें कंप्लीट, ये चीज़ें मैं आपको कल करूँगा क्लास में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। स्पेशल ही ये आप बहुत बार परीक्षा में बनता है, ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी वाला आप जरूर करना, ठीक है। कुषाण वाला विलियम क्रुक, हूण V.H. स्मिथ, और मिश्रित कहता है कि D.P. चट्टोपाध्याय, ठीक है। और वैदिक आर्य की संतान मानते हैं गौरीशंकर, सीवी वेद और मनुस्मृति, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, और मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। आपकी जैसी परीक्षा शैली है वैसे ही मैं प्रश्न हल करवा रहा हूँ, आप निश्चित होकर आराम से पढ़िए। कंप्लीट राजस्थान इतिहास पढ़ेंगे, एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे, टाइम लगेगा परंतु विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।